नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है। माफ़ कीजिएगा, पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के जितने भी प्रश्न हैं जो हमारे बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सभी एग्जामिनेशन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो घटना चक्र किताब में जो दिया गया है सारा प्रश्न का उत्तर, वो सारा प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि आपको हर एक तथ्यों से अवगत करवाना, साथ ही साथ जितने भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम लोग देख लेंगे। जैसे अभी रिसेंटली हमारा मौलिक अधिकार ख़त्म हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पे आप देखिए मौलिक अधिकार, नागरिकता, प्रस्तावना, संविधान की निर्माण और विशेषता, और साथ में ऐतिहासिक बैकग्राउंड, इतने टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अब इनका एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेंगे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आने वाला है बीपीएससी 66 एग्ज़ाम, जो 66 बीपीएससी है वो आने वाला है। तो हमें उसके फॉर्म आने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें अभी से लग जाना है, ठीक है, ताकि हम अपने आप को बेहतर कॉन्फिडेंस में रखते हुए पीटी और मेंस दोनों के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ऐसे हमने देख लिया था पहले भी, लेकिन फिर भी एक बार इसे पढ़ करके हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में है। इसमें पहले 7 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 और 19F में था, इसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, कौन कौन है देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने सारे अधिकार हमारे आज के संविधान में मौलिक अधिकार के तहत दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है मौलिक अधिकार क्या है, गारंटी, अर्थात यहाँ पर राज्य की परिभाषा भी हमने बताई थी कि राज्य किसे किसे कहेंगे। राज्य का मतलब यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी से नहीं है, बल्कि राज्य अलग अलग संस्थाओं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, संसद, सरकार, विधानसभा, या कोई भी क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित, या कोई भी जैसे मान लीजिए कि सेल हो गया, वेल, या बीएसएनएल, या इस तरीके का कोई भी जो सरकार का अंशतः या पूर्णतः धारण किए हुए एजेंसी है, वो सारा राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य अगर कोई आप पर मनमाने ढंग से कोई काम कर रहा है और आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सीधे इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और बात ध्यान रखना है कि आपातकाल की स्थिति में बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। हमने मौलिक अधिकार के चैप्टर में सारा कुछ बहुत ही विस्तार से चर्चा किया। आप एक बार चाहें तो आप जा करके देख लीजिए। चलिए, एक और चीज़ बताते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के अधिकार बिल, उससे लिया गया है। अमेरिका में फंडामेंटल राइट को अधिकार बिल कहते हैं, उससे ही लिया गया है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है उसके रक्षा करने की जिम्मेवारी न्यायपालिका के है, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, एससी है। तो इसको अनुच्छेद 32 के तहत ये हमारे मौलिक अधिकारों का बचाव करता है। और साथ में हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकार का बचाव करता है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही विस्तार से देखा था। उसके बाद ये देखिए, अलग अलग आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, इसके तहत विभिन्न अनुच्छेद हैं। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके तहत विभिन्न अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। उसके बाद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर आपका 25-26 में 27-28, इसमें धर्म से संबंधित अधिकार है। फिर 29-30 में अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार है, और 31 को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके अभी वर्तमान में उसकी स्थिति 300A आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, जो एक लीगल राइट है। ऐसा नहीं कि उसके अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, बल्कि एक लीगल राइट है। ठीक है, मूल अधिकार को हमने बताया कि न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका कोई, जैसे कोई मान लिया जाए कि 14 साल से कम बच्चा है, कम एज का बच्चा है, उसे कोई ऐसे उद्योग में कार्यरत कर दिया गया है, उसमें लगा दिया है जो उसके स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, तो वो बच्चा या उससे संबंधित कोई भी परिवार जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
ऐसे जनरली सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाया जाता है, आप नीचे के कोर्ट से ऊपर धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, या चाहें तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। इसके लिए 5 प्रकार का रिट जारी करती है कोर्ट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 प्रकार का रिट होता है। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया था। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाइए और देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली हमारी कोशिश ये है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन से पहले आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये कम 4 सब्जेक्ट और प्लस में एक बिहार बिहार, ये 5 सब्जेक्ट आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दिया जाए। घटना चक्र के क्वेश्चंस के साथ में आपको इसके टॉपिक का तो विस्तृत नॉलेज दिया ही जाएगा, इसके साथ साथ घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर किसी तरीके का कोई सुझाव है तो आप यहाँ पर बताइए। चलिए, धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग। एक और चीज़ बता दिया जाता है, अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी कीमत पे निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर कभी आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो उस समय बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, जितने भी मौलिक अधिकार है, लेकिन 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया था। एक और बात उन्होंने बोली थी, उन्होंने क्या फैसला दिया था कि अगर मृत्युकारिता करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह संवैधानिक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सही है पूछ रहा है, कौन सा सही है, आप लोग भी अपना आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये सही है या गलत है? तो ये सही है। ये आप यहाँ देखेंगे तो उन्होंने, जब नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार, मौलिक अधिकार, मतदाता का अधिकार, ये सब सारी चीज़ों उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत दी थी। ये आप खास करके ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ पर देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। ये इसमें मुख्य रूप से बातें ये थी कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा हो, इसलिए नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी और साथ में मौलिक अधिकार से संबंधित मांग भी की थी। तो सबसे पहले भारत में जो मूल अधिकार है इसको शामिल करने की बात नेहरू रिपोर्ट 1928 में की थी, और नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की, स्वशासन की बात की गई थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो थे नवयुवक नेता, ये लोग चाहते थे कि अब स्वशासन नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस कारण, और बाद में इसे अस्वीकार भी कर दिया गया था 1929 में। और आप देखेंगे कि 1929 में दिसंबर में रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया गया था आधी रात में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लीजिए, संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था, तो नहीं, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं। अगस्त प्रस्ताव में था कुछ ऐसा, तो हम संविधान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें तो उसमें अगस्त प्रस्ताव में कुछ ऐसा नहीं था, बल्कि अगस्त प्रस्ताव में क्या था, अगर याद होगा आपको, तो अगस्त प्रस्ताव में मुख्य रूप से ये था कि भाई युद्ध के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। ठीक है ना, और युद्ध के बाद आपके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातों के बारे में चर्चा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई? तो ये सारे आपको पता है किसको दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार के हनन में ही रिट जारी कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकती है। एक और चीज़ बताते हैं, संसद को यह अधिकार है कि वो चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी मूल अधिकार के संरक्षण का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। मौलिक अधिकार क्या है बताइए? बाध्य योग है, अबाध्य योग है, लचीला है, कठोर है। तो आपको पता है ना कि बाध्य योग है।
क्या है ये? बाध्य हो गए। अर्थात जो हमारा संविधान है, संविधान में ये चर्चा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे बचाएगा। ठीक है, अर्थात इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को विकसित करने के लिए बाध्य योग और अबाध्य योग दोनों तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वो बाध्य योग है और नीति निर्देशक तत्व अबाध्य योग है। आगे देखते हैं, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? आप समझिए कि जो अधिकारें हैं इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, यह प्रजातांत्रिक होता है। इसका मतलब क्या है? प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है? ठीक है, लोक कल्याणकारी तो नहीं, लोक कल्याणकारी के लिए नीति निर्देशक तत्व है, आप ध्यान रखिएगा। इससे लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब नहीं है, ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रूप से है। तो चौथा, यह व्यक्तिगत विकास के लिए है, तो बिल्कुल सही, चौथा सही हो जाएगा। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। देखिए, मूल अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि अनुच्छेद जो 31 था हमारा, वो तो बनाया गया। तो ऐसे जनरल वे में इसके अगेंस्ट में कानून नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ एक मुद्दा है जिसके लिए संसद इसमें कानून बना सकती है। तो इसमें आंसर दिया गया है सी। कौन कौन है? 1, 4 और 5। एक ये तो सही है, 4 भी सही है और 5 भी सही है, क्योंकि संसद नॉर्मल कंडीशन में कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगला है मौलिक अधिकार। देखिए, ऐसे अनुच्छेद 13 में ये चीज़ दिया हुआ भी है। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अध्यादेश अधिनियम के द्वारा इसे छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चाएं हमने की है, आप हमारे वीडियो को देखिएगा, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर करके भी एक वीडियो है। ठीक है, आप ये वीडियो देख लिए तो संविधान का आधा चैप्टर तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, तो आप इसे काइंडली जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है ना, उसमें सारी चर्चा की गई है। अगला है मौलिक अधिकार क्या है? कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो किए जा सकते। आपको पता है कि आपातकाल के समय तो निलंबित हो जाता है, कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो कौन सा सही है? तो आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति पर निलंबित किया जा सकता है, ना तो राष्ट्रपति की इच्छा पर, ना प्रधानमंत्री की इच्छा पर। कब निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति आएगी तब। ऐसे इसे जनरल कंडीशन में कोई निलंबित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। किसके निलंबन की शक्ति प्राप्त है? इसमें आंसर क्या है? मौलिक अधिकार को। तो हाँ ठीक है, लेकिन पूरा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं कर सकता, 20 और 21 को छोड़ करके। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में वर्णित मूल अधिकार को, अनुच्छेद 21A में वर्णित मूल अधिकार को, 19 का मूल अधिकार को। तो ये राष्ट्रपति चाहे तो ये तीनों को, ये तीनों का, ये चारों को कर सकता है। ठीक है ना, एक को छोड़ करके, मूल अधिकार को, क्योंकि ये मूल अधिकार में 20 और 21, इसको छोड़ करके बाकी किसी को भी निलंबित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अगला आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमने बताया था 12 से लेकर के 35 से। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, 41वां 44वां, दो बीपीएससी में पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 से 35 तक भाग 3 में है। ये सारी चीज़ें हमने कवर करवाई है, आप हमारे लेक्चर को देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं है। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है? यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ऐसा तो है नहीं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो सुनिश्चित नहीं करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक करते हैं, लेकिन आर्थिक न्याय तो सुनिश्चित नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर देता है वो तो नीति निर्देशक तत्व देता है, पता ही आपको। उसके बाद यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के बिल भांति नहीं है, तो है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तो हमारा 3, 4 गलत हो गया, 1, 2 सही हो गया। इसमें देखिए 1, 2 जो है ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है, इसे भाग 3 में शामिल किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, न कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर कौन नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। कौन नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, क्योंकि यही अनुच्छेद गारंटी देता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के लिए सारे लोग समान हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण बताया गया है? तो हमने बताया था अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, और दूसरा टर्म है कानून, विधान का या कानून का समान संरक्षण। आप हमारा सेकंड लेक्चर देखिएगा, उसमें सारा कुछ बहुत डिटेल में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता क्या है और विधियों का समान संरक्षण क्या है। अगला है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में है समानता का अधिकार? तो आपको पता है कि समानता का अधिकार 14 में भी है, 15 में भी है, 16 में भी है, 17 और 18 में भी है। 14 से लेकर के 18 तक है। तो इसमें ऑप्शन 14, 15, 16 है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आपको पता है कि हमने बताया था अपने लेक्चर के समय कि अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15(5) में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी व्यवस्था किया गया आरक्षण का। अनुच्छेद 15(4) में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था, 15(4) में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए था, लेकिन 15(5) में जो है पिछड़ा वर्ग के लिए भी था। तो आप ध्यान रखिएगा, 15(5) हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। पहला देखिए स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएंगे। इसमें कौन सही है, अब बताइए। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल करता है। असमान लोगों के लिए विकलांग को अलग से आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना, आपको पता ही है। वृद्धों के लिए अलग से दी जाती है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाती है, बच्चों के लिए अलग से किया जाता है। 14 साल से कम के बच्चा को किसी भी हानिकारक फैक्ट्री में काम करने से रोका जाता है, लेकिन 14 साल से बड़े आदमी को तो नहीं रोका जाता है। तो ये कर दिया ना असमान व्यवहार। उसके साथ ही समान लोगों में विधि समान होगी, सही है, और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यदि ये भी सही है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअल रूप से सही है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो हम अनुच्छेद 13 जब पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था कि कोई भी कानून अगर बनाया जाए और वो मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि जिस हद तक के वो मूल अधिकार का हनन करता है उस हद तक के वो कानून अवैध माना जाएगा। तो इसका मतलब अनुच्छेद 13 जो है हमारा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो ये अनुच्छेद 13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए 14, 15, 16 जो है हमारा वो समानता का अधिकार है, लेकिन 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से एक 19 हो सकता है। दूसरा देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन पहला चीज़ हम ये कर सकते हैं, अगर इस तरीके से सोचा जाए तो 14, 15, 16 जो समानता के अधिकार में आता है, लेकिन 19 स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, पहला चीज़। और यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें दिया गया है नागरिक से संबंधित कि नागरिकों को कौन है, तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि 14 जो है वो सभी के लिए उपलब्ध है। ये भी सही है, इनका भी डिस्क्रिप्शन सही है, तो आप देख सकते हैं जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, 19 से 22 तक के, ये तो पता ही है आपको। चलिए आगे, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो हमने बताया था, आपको याद है, चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। इसमें भाषण ही अभिव्यक्ति की नहीं बल्कि घूमने, रहने, बैठने, कुछ भी करने की जो स्वतंत्रता है वो सारा का सारा सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, याद रखिएगा। कानून के समक्ष समानता, तो ये हर किसी को प्राप्त है,
ये विदेशी को भी और भारतीय को भी। अल्पसंख्यक का अधिकार, अल्पसंख्यक भी सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, ठीक है, तो ये सही हो गया ना, भारतीय वाला पूछ रहा है तो पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। जीवन का अधिकार, तो जीवन का अधिकार ऐसा थोड़ा है कि विदेशी कोई आएगा तो आप उसको मार लीजिएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो 1 और 3 आंसर हो गया, भारतीयों को कौन कौन आंसर ए हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है? तो आप देखिए, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व का भी मुद्दा है, हम लोग आगे देखेंगे, इसमें पढ़ लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, समाजवादी का मतलब क्या होता है कि समाज के हर एक स्तर पर समान व्यवस्था करना, ये समाजवादी। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये समाजवादी टर्म है, सही है, बिल्कुल ये होगा हमारा। दूसरा है, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। अगर ए को 14 के साथ मिलाकर पढ़ें तो 14 में बताया गया विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून जो है हर किसी के लिए समान व्यवहार करेगा। इसका मतलब है कि अगर महिला कोई काम कर रही है तो उसे भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि पुरुष काम कर रहा है, ठीक है, बात समझ गए, तो ये भी सही है। ए को 16 के साथ मिलाकर के करें, 16 में क्या है कि अवसर की समानता, ऐसा नहीं है कि सरकारी कोई फॉर्म आए तो उसमें बोल दे कि भाई पुरुष ही भर सकते, महिला नहीं भर सकते। लेकिन आप जो कहेंगे कि महिला का 33% आरक्षण है, वो आरक्षण महिला को अपग्रेड करने के लिए दिया गया है कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए चूंकि महिलाएं आगे आकर के भाग लें और उनकी स्थिति अच्छी हो, इसलिए उनको थोड़ा प्रमोट करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 15 दिया हुआ है तो ऐसे ही समझ जाइए समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, और इसमें लिखा हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद में है, तो 14 से 18 तक आपको पता है, कितने बार बता दिए है। ये सब देखिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये तो IAS प्री में पूछा गया है, आप समझ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। भारतीय संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समता है, ये है, अवसर की समानता है ही है, सामाजिक समानता है ही है, सामाजिक समानता कहने का मतलब अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना, उपाधियों का अंत, यह सामाजिक समानता को लाता है। कानून के समक्ष समानता है ही, अवसर के समानता है ही, आर्थिक समानता नहीं है। यहाँ पर यह नहीं बोला गया कि सब लोग आर्थिक समानता अगर मौलिक अधिकार में आ जाए तो फिर जो मुकेश अंबानी के पास में अरबों की संपत्ति है ना, उसकी संपत्ति को गरीब लूट करके अपने घर में रख लेंगे, बोलेंगे भाई सामाजिक समानता है, तुम इतना रखोगे और हम इतना कम रखेंगे, ये कैसे संभव है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का निम्नलिखित में से परिकल्पित होता है किसमें? तो मानव देह का व्यापार, यह है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। बंधुआ मजदूरी, बेगारी, हमने अपने लेक्चर में भी बताया था। अस्पृश्यता, ये नहीं है, अस्पृश्यता तो 17 में है, आर्टिकल 17 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये है या नहीं है? नहीं, ये भी नहीं है। अल्पसंख्यक के हित की सुरक्षा जो है 29 और 30 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध नहीं, ये तो अल्पसंख्यक में है। कारखानों के खादानों में, तो हाँ बिल्कुल, 2 है, 23 में ये है, 24 में ये है, तो 1 और 4 हो जाएगा आंसर सी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपको बताया था जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो अनुच्छेद 24 है, और मानव का दुर्व्यापार जो है वो अनुच्छेद 23 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध? तो वही चीज़ है, अनुच्छेद 24, हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बालकों, वही कारखाना में बालक के संबंध, अनुच्छेद 24। यह है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रत्यक्ष रूप से बालक शोषण, तो वही अनुच्छेद 24, देख लिया। ICPR, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए ICPR है क्या, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ICPR का मतलब है इंटरनेशनल, यहाँ देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है, क्या दिया गया है? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। चलिए इसमें क्या है, तो ये जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इसके तहत बच्चों को सुरक्षित रखने की बात कही गई थी। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ICPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया, तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 24 द्वारा। आपको पता है कि अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कहीं भी कारखाना में काम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए,
संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपको पता है अनुच्छेद 17। संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन? तो 17 अभी देख लिया हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति? वही 17। नेक्स्ट है भारतीय संविधान 17 से किससे संबंध है? तो अस्पृश्यता से संबंध है। छुआछूत का उन्मूलन किस में है? तो अनुच्छेद 17 में, देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था या नहीं? यदि ऐसा अपराध खाली स्थान के संबंध में किया गया हो तो ये किसके? अनुसूचित जाति के। नागरिक अधिकार संरक्षण 1955 के तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी जो काम है वो अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है तो ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो इसे अस्पृश्यता के बारे में या अस्पृश्यता से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो वो अनुच्छेद हमारा अनुसूचित जाति के सदस्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारत में अस्पृश्यता निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो आप बताइए कौन कौन से? कानून बनाकर बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कानून बना दिया जाए कि भाई अगर छुआछूत करोगे तो तुमको सजा हो जाएगी 5 साल की, तो आदमी डर करके नहीं करेगा। दूसरा, शिक्षा द्वारा बिल्कुल उसे शिक्षित करके कि सारे लोग समान हैं, ठीक है ना। पहले अंधविश्वास कुछ ज़्यादा प्रचलित था, इसके कारण गड़बड़ था। जब हमारा हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई, जब हमारी सभ्यता की उत्पत्ति हुई, उस समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी समाज में, सारा कुछ सही था। ये बाद में आकर जो मध्यकाल है, मध्यकाल एक तरह से कहा जाता है कि सो गया था। मध्यकाल जो है हमारा, प्राचीन काल बहुत बेहतर था, मध्यकाल सो गया। अब हमारा आधुनिक काल जो अभी चल रहा है वो कुछ बेहतर होने का कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है? बहुत हद तक बेहतर हो गया। तो कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा, जन जागरण के द्वारा, ये तीनों सही है। नौकरी में प्रवेश दिलाकर, तो देखिए नौकरी में प्रवेश दिलाकर ये संभव नहीं होता है कि आप अस्पृश्यता ना करें, बल्कि नौकरी में अगर प्रवेश दिलवा दिए तो वहाँ भी एक दूसरे के लोग जो है वो उसके विरोध में रहेंगे। तो इसलिए 1, 2, 3 सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास बनाम जो दोराइजन है ये 1951 का मुकदमा किससे संबंधित है? किस मौलिक अधिकार से संबंधित था? तो आप अगर हमारा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बताया है, करीब 1.5 घंटा का वीडियो है, वहाँ इस टर्म के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। तो वो हमारा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये भेदभाव के विरुद्ध था। ये क्या था? भेदभाव के, चंपकम दोराइजन का मामला था। तो ये चंपकम दोराइजन एक महिला थी जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उसका नहीं हो पाया था क्योंकि आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया था कॉलेज में। तो ये भेदभाव हो रहा था उसके साथ, तो इस कारण एक केस आया था सामने, ठीक है। चलिए, इसी के तहत पहला संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 में 15(4) जोड़ा गया था। उसमें लिखा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को विशेष उपबंध किया जा सकता है उनके लिए। और इसी के तहत आज की डेट में स्कूल कॉलेज में जो आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्ग को, इसी के तहत दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? 19 में है, 19(1) में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वास? वही है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी निहित है किसमें? डायरेक्टली तो नहीं बोलता है, लेकिन इनडायरेक्टली 19(1) में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, वही 19(1) में हमने अभी बताया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में है, 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना किसके अंतर्गत नागरिक का मौलिक अधिकार? तो यह हमने बताया था अनुच्छेद 19(1) के तहत ही है। झंडे फहराना भी अनुच्छेद 19(1) के तहत ही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। ये स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं अपने झंडे को फहराने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो किसके तहत दिए गए हैं? तो ये जितने भी चीज़ें हैं, मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक के जितने भी अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 17 के तहत समता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है,
ठीक है, चलिए अनुच्छेद डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, पहला ऑप्शन। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, यह तो आता है। एकत्रित जनता बिना हथियार के, ये भी आता है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, यह भी सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर एक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो किस आधार के कारण? भारत की संप्रभुता लगा सकते हैं, आप देखिएगा हमने बताया था सारा डिटेल में। लोक व्यवस्था लगा सकते हैं, न्यायपालिका का अपमान लगा सकते हैं, अवांछनीय आलोचना नहीं लगा सकते। आज मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी का आलोचना कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि नरेंद्र मोदी साहब चाहें तो उस पर प्रतिबंध लगा दें, नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, वही संविधान का, भारत के संप्रभुता का उल्लंघन, लोक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, न्यायपालिका का अपमान कर रहा है, तो वो लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा का संरक्षण प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 21। आपको पता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला आया था 1978 में, उस समय विदेश यात्रा जो करना था वो लागू कर दिया गया और बोला गया कि अनुच्छेद 21 के तहत रखिएगा। सोने का, खाने का, हॉस्पिटल का, शिक्षा का, जितना भी ये सब अधिकार है, स्वच्छ वातावरण का, स्वच्छ वायु का, ये सारा अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलने पर क्या प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 21(d) में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21(d) में लिखा हुआ है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, यही है ना, अबाध संचरण की, संचरण, आप कहीं भी अबाध रूप से घूम सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। और अनुच्छेद 21 में क्या है कि आपको प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विदेश यात्रा, आप देखिए जो अबाध संचरण की बात की जाती है वो तो भारत के अंतर्गत बात की जाती है। अब विदेश में, अमेरिका में क्या रूल है? भारत अमेरिका के बारे में कैसे कह सकता है कि आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं? तो पहला आंसर तो गलत हो गया। दूसरा, शरण पाने का अधिकार, इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा, एकांतता का अधिकार, चलिए इसको साइड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस बाद में। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार 19(1) और (d) से कोई मतलब नहीं है। 19(1) में तो यही है ना कि आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो मान लिया जाए हमारा मन किया कि हम हिमालय के पहाड़ पर जाएं और एकांत में रहें, और हम बिहार के रहने वाले हैं, तो क्या हिमालय जा सकते हैं? तो हिमालय तक जाने का जो अधिकार है वो 19(1)(d) के तहत है, लेकिन एकांत होने का जो अधिकार है वो 21 में है, हमारा एकांतता का अधिकार। तो 19(1)(d) और 21 को अगर मिलाकर पढ़ें तो हमें एकांतता का अधिकार मिलेगा। आप इस तरीके से इसको समझिए। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे 21 के अंतर्गत पर्यावरण का अधिकार, विचार करने का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांतवास का अधिकार, सारा कुछ है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा का इंसाफ, शुद्ध पानी पीने का, सही सड़क का, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये सब सारा कुछ दिया गया है अनुच्छेद 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अब देखिए एक्चुअली क्या है, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इतना बड़ा लाइन मत पढ़िए, इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। सिर्फ एक चीज़ देखिए, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब दैहिक स्वतंत्रता, तो ये किसके में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो आप चुपचाप अनुच्छेद 21 ओके कर दीजिए, ठीक है। भाग 3 अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन नहीं आता है? तो अभी हमने देखा कि चिकित्सक इलाज करेगा, ये आता है। कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता, ये भी आता है। मृत्युदंड, ये नहीं आता है। अगर मान लिया कि हम कोई पाप किए हैं, जैसे अभी जो निर्भया कांड हुआ था, वहाँ पर कुछ जो मतलब अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, विकृत मानसिकता वाले, वो रेप किए थे, तो इसके लिए न्यायालय उनको सजा दी और मृत्युदंड दी। तो क्या यहाँ पर जीवन रहने का अधिकार तो छीन लिया गया उनसे? तो हाँ, एक निश्चित कानून के तहत किसी के भी जीवन को छीना जा सकता है अगर वो गलत हो। चलिए नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 21, ये पहले भी बताया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान किसमें सम्मिलित हैं, के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखिए। तो धर्म प्रचार बिल्कुल कर सकते हैं, सिख कृपान धारण करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत धारण करते हैं। नेक्स्ट, राज्य को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार बिल्कुल है। अगला, धार्मिक निकाय को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। देखिए, अगर कोई मन से, अपनी स्वतंत्रता से, अपने मन से धर्म परिवर्तन करता है तब तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तब वो नहीं करवा सकता, वो इलीगल हो जाएगा। तो ये ऊपर का 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपान धारण करने की व्यवस्था की गई है? तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 25 के तहत बोला गया है कि आप जो आचरण है कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आचरण करने का अधिकार मतलब धर्म के हिसाब से कृपान रख सकते हैं, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था आता है, स्वास्थ्य आता है, सदाचार आता है, मानवतावाद के अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आदमी चाहे तो लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के, मतलब अगर मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है किसी धार्मिक अनुष्ठान के कारण, लोक व्यवस्था बिगड़ रहा है, सदाचार बिगड़ रहा है, तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको मिलान करवाना है। कौन सा मिलान सही नहीं है अर्थात गलत है? 23 मानव का दुर्व्यापार सही है, 24 बालक का कारखाना संबंधित सही है, 26 धार्मिक कार्य सही है, 29 शिक्षण संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये 29 नहीं 30 में है। ठीक है, ये कहाँ है? 30 में, तो ये गलत हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित करना है। मानव का दुर्व्यापार बिल्कुल सही, अल्पसंख्यक हित सही है 29 में, संवैधानिक उपचार 31 में सही है, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, शिक्षण संस्था के स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कब? लोक व्यवस्था बिल्कुल सही, अगर लोक व्यवस्था गड़बड़ा रहा है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा बिल्कुल लगाया जा सकता है। शिक्षा, नेक्स्ट क्या है, एक और है, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता, इतने सारे टर्म है, तो किसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है 1, 4 और 5, अर्थात लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। ठीक है, दूसरा सदाचार के आधार पर और तीसरा जो है वो स्वास्थ्य के आधार पर। हमने पहले भी देखा था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इतने आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने से संबंधित है? तो शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक के लिए अनुच्छेद 30 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया यह न सिर्फ अल्पसंख्यक को है बल्कि हर किसी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों का खोलने का व्यवस्था है? तो ये अनुच्छेद 30। आप भी अपने हिसाब से अगर आता है तो आप अपने मन में आंसर देते रहिए और आप देखिए कितना सही होता है। ये हम आज मौलिक अधिकार को कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा 59 क्वेश्चन हो चुका है, देख लेते हैं एक बार कि कितना क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ये बहुत क्वेश्चन है अभी, तो ऐसा करते हैं कि इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसे 2 पार्ट नहीं, चलो इसको कर ही लेते हैं, ठीक है, आधा घंटा और लगेगा, इसको कर लेते हैं, एक ही वीडियो रखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुच्छेद, ये विचार कीजिए, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 301 नहीं 300 है, याद रखिएगा, 301 नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, पहले मूल अधिकार था, अब विधि का अधिकार है। तीसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार द्वारा 44वें संविधान, अब देखिए उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी बल्कि जनता पार्टी की सरकार थी, यह ध्यान रखिएगा। किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ दूसरा सही होगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं,
सुमिलित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ कि हमें शरीर चाहिए, मतलब उस आदमी को हमारे सामने लाओ, तो 1 का 4 हो गया। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, तो B का 3 हो गया, ध्यान रखिए। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब मना करना होता है, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी मना करने के अधिकार में है, तो C और D को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा 1 का आंसर हो गया कौन सा, 4, 2 का आंसर हो गया 3, ई का आंसर जो हो गया 5 का आंसर हो गया 2, ठीक है ना। तो हमारा किस में है, 1 का आंसर 4। परमादेश जो है इसका मतलब हम आदेश देते हैं, तो B का 3, 1 का 4, B का 3। देखिए C का 5, प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को लेख देना, अर्थात उनको मना करवाना कि आप ये काम मत करो, प्रतिषेध करना। D का 1, पूर्णतया सूचित करना, और इसका 2। तो ये हमारा हो गया आंसर C, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार, ध्यान रखिए। अगला, के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, कौन सा एक सही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यस थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, बिल्कुल किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज के संस्तुति की गई, बिल्कुल की गई, सही है। इन्हीं के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार का संरक्षण राष्ट्रपति है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है। चलिए, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो वही न्यायपालिका है। निम्नलिखित में किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है, तो कौन है, उच्चतम न्यायालय है, बाकी कोई नहीं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर जो है वो आत्मा बोले थे, तो किसको बोले थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। और वैसे संविधान का जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने आत्मा कहा था, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है, बिल्कुल सही, दोनों सही है, और एक सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, कौन सा कर सकता है उच्च न्यायालय रिट, तो उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो देखिए परमादेश जो है हम आदेश देते हैं, मतलब हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये काम कीजिए, तो ये किसी को आदेश दिया जा रहा है, किसी के स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही है। अधिकार परीक्षा, इसका मतलब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई जैसे कोई सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है, और वो कोई किसी SP का काम कर रहा है, तो कोर्ट वहाँ पूछ सकती है कि भाई आप किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, आप तो दरोगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये देखिए ये सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जब कोई पुलिस किसी को पकड़ लेती है या कोई एजेंसी, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इसलिए जारी किया जाता है कि जज बोलता है, कोर्ट बोलता है कि आप 24 घंटा के अंदर उस व्यक्ति को हमारे को प्रोवाइड करवाइए या उसे हमारे सामने पेश करवाइए, ठीक है। तो ये हो गया, C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, तो हमारा जो अधिकार परीक्षा, क्या बोला जाता है, एक मिनट, हाँ, ये जो अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका अंग्रेजी हैबियस कार्पस होता है, तो हमारा आंसर हैबियस कार्पस हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मिलान सही है, इसे ध्यान देना है, कोट है, ठीक है। तो आइए ये पूरा एक बार ले लेते हैं। हाँ, अब इसे देखते हैं। अनुच्छेद 16(2), इसमें क्या बोला, किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के समय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये मिलान करना है, सॉरी,
मिलान करना है। तो इस संपत्ति कानून के प्राधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। किस में दिया था? तो 31 में। हम लोग पहले देखे कि 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो 31 का ए हो जाएगा। चलिए 16 इसका देख लेते हैं। दूसरा है हमारा ऑप्शन, किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं। तो नियोजन से संबंधित जो अधिकार है वो 16 में है, तो ये मिल गया। तीसरा है, सभी अल्पसंख्यक को चाहे धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर पसंद के शैक्षणिक संस्था, तो ये जो है अनुच्छेद 30 हो गया, शैक्षणिक संस्था संचालित कर सकते हैं। ठीक है। किसी नागरिक धर्म जाति को इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है कि राज्य से सहायता प्राप्त किसी, तो ये अनुच्छेद 29(2) हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए का 2 ये वाला, बी का 4, बी का ये 4, सी का 3, सी का ये 3 और डी का 1। ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। मौलिक कर्तव्य कब आया? तो मौलिक कर्तव्य अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य लाया गया था। संसद मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकती है, किसने बोला? तो केशवानंद भारती विवाद बोला। हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर का लेक्चर लिया था उसको आप देख लीजिए, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये तो केशवानंदन भारती केस में बोला गया है। इसके साथ साथ मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ना, वो केशवानंदन भारती में भी आया था, और मौलिक अधिकार में संशोधन संबंधित सिद्धांत जो है वो मिनर्वा मिल में भी था। तो आप देख लेते हैं कि इसमें आंसर क्या दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य तो 42वां संविधान संशोधन है, बिल्कुल सही। मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये मिनर्वा मिल, वैसे ये केशवानंदन भारती में भी बोला गया था। सॉरी, मूल अधिकार में केशवानंदन भारती विवाद बोला गया, बिल्कुल सही। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल में, वैसे मूल ढांचे का जो ओरिजिनल सिद्धांत था वो केशवानंदन भारती में आया, लेकिन केशवानंदन भारती में इसे डिस्क्राइब नहीं किया गया इस चीज़ के बारे में। ठीक है ना, और उसे बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया था मिनर्वा मिल 1980 में। कब? 1980 में मामला आया था उस समय। और इंसानों के अनैतिक व्यापार जो है अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको क्वेश्चन को फिर आंसर देखेंगे हम लोग। उपाधियों का अंत के बारे में किसमें दिया है? अनुच्छेद 18 में। ठीक है। धार्मिक मामला के प्रबंध के बारे में किसको दिया गया है? 26 में। अल्पसंख्यक की रक्षा 29, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। तो आप देख लिए, अब बाकी आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो केशवानंदन भारती विवाद में। इसी समय बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले बाहर आया था। और एक कब विवाद हुआ था? तो केशवानंदन भारती विवाद कब हुआ था? 1973, याद रखिएगा कब हुआ था? 1973। इससे पहले 1967 में गोलकनाथ विवाद में बोल दिया था कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादन किसमें किया था? तो केशवानंदन में, हमने बताया था। आप देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा, वो हमारे सर्च कीजिए बेसिक स्ट्रक्चर का हमारे चैनल में जा करके, ठीक है, या आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल किया गया है, डिटेल दिया गया है। एक लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो सारा बेसिक स्ट्रक्चर जितने भी तरह के सुप्रीम कोर्ट के केस और जजमेंट आए हैं सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे तरीके से कहानी में हमने बताया है, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना को प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले प्रतिपादित कौन किया? केशवानंदन। और मिनर्वा मिल में इसको और भी ज़्यादा व्याख्यान किया गया इसका। संपत्ति का अधिकार को क्या है? तो एक वैधानिक अधिकार है, हम लोग जानते हैं। किसके क्या बताया गया कि निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया। देख लीजिए, 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसलिए कहते हैं आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? तो कौन सा अधिकार नहीं? पहला ऑप्शन देखते हैं, समान आवास का अधिकार। ऐसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी अगर बिल्डिंग में रह रहा है तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा है, ऐसा तो कोई है? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। समानता का अधिकार है ही, धर्म पालन का है ही, स्वतंत्रता का है ही, तो समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद 14 से 18 तक पहले ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार जो है वो नागरिकों को नहीं दिया गया है। इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक अलग तरीके से दिया गया, लेकिन मूल अधिकार में इसे नहीं समाहित किया गया। बाकी सारे जो चीज़ें हैं, लिंग में समानता का अधिकार, किसी भाग में बसने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारा का सारा दिया गया है। यह जो सूचना का अधिकार है ये एक लीगल राइट है, लीगली हम चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ये हर एक व्यक्ति को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किसका नहीं कर सकता है? तो आपको हमने बताया था कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है और कौन सा अनुच्छेद नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया गया। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, ये सब जितने भी अनुच्छेद है 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है वो सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता 19 में आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, ब्रिटिश का नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा सही। विधि के समय समानता ये 14 है, ये सही है, ये मतलब ब्रिटेन को भी प्राप्त है, कोई भी विदेशी नागरिक को प्राप्त है, तो हमारा आंसर तो ए हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने आवास का अधिकार, इसे भी मौलिक अधिकार के रूप में दिया है, और विदेशी यात्रा का अधिकार, इसे भी मौलिक अधिकार के रूप में दिया है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये नहीं दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, इसका थोड़ा देख लेते हैं, ये काफ़ी जरूरी है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1996 बाद में निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ध्यान रखिएगा, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। वहीं सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर 1957 में दिया गया विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए। और वहीं रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में दिया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है, वरन यह संवैधानिक लक्ष्य है जो नीति निर्देशक तत्व का भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। वाक के अभिव्यक्ति का मतलब शांत होना भी होता है। अगर हम शांत हैं तो इसका मतलब भी यह हमारा मौलिक अधिकार है। चुप होना भी मौलिक अधिकार है, बोलना ही नहीं। अंतःकरण की धर्म की आबाद रूप से संचरण की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि को उपबंध नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आंसर हमारा हो जाएगा। ये देखिए, बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य, वहाँ बिजोई इमैनुअल जो थे वो राष्ट्रगान के समय में चुपचाप हो गए थे, तो केस कर दिया गया था। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, धार्मिक विश्वास के अंतर्गत अगर ऐसा वो करता है, चुप होते हैं, तो वो इनका मौलिक अधिकार है, इसका हनन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्राप्त? विधि के समय समानता प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये 19 है, ये प्राप्त नहीं है। तो आंसर हमारा बी हो गया। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा, बाकी सारा विदेशी को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से आधारित है? तो ये अनुच्छेद 14, पहले भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो विधि के समक्ष समानता हर किसी, भेदभाव के विरुद्ध हर किसी को है, स्वतंत्र भ्रमण हर किसी को है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। एमपी का चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए मिनिमम एज करना है, इतना होना चाहिए, हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो हमने कई बार बताया है, संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है
वो हर एक गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए, कई बार हमने बताया, हमारे पिछले लेक्चर को जाकर देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान शब्दों में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? देखिए, इस तरीके का जो भी टर्म देखते हैं ना आप कि साथ मिलाकर पढ़ना, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में झंझट उत्पन्न हो जाता है कि क्या सही हुआ है क्या गलत है, तो बहुत सारे अनुच्छेद को एक साथ मिला करके देखते हैं और उससे एक निर्णय निकालते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करते समय जो मेंबर थे वो क्या कहना चाहते थे। ठीक है, तो सामान्य कार्य समान वेतन, इसका मतलब कि आप नियोजन करेंगे तो नियोजन अनुच्छेद 14 में, और सबको समान रखेंगे मतलब अनुच्छेद 16 में नियोजन है और अनुच्छेद 14, तो आपको अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हमने पहले भी बताया था 15(4) के अनुसार और 16(4) के अनुसार व्यवस्था किया गया है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है 16(1) और 2 देता है, 16(3), 4 और 5 जो है वो इसमें अपवाद देता है, जिसमें महिला के आरक्षण की बात की गई 16(3) में, 16(4) में SC ST OB पिछड़ा वर्ग की बात की गई 16(5) में, और उसको विस्तार किया गया है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक या दोनों को? तो दोनों को, धार्मिक और भाषाई, 2 तरीके का भारत में अल्पसंख्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये क्या है? तो ये मूल अधिकार है। ये क्या है? मूल अधिकार है। कब? 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे मूल अधिकार में शामिल किया, जो 2010 से लागू हो गया। कब से लागू हो गया? 2010 से, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को यह लागू कर दिया गया था। जोड़ा गया था तो 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मानवीय अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मानवीय अधिकार, तो मानवीय अधिकार शिक्षा का अधिकार है, जिसमें हर एक व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भाई हर किसी को ज्ञान अर्जित करने का अधिकार है, और ये एक मौलिक अधिकार भी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था करेगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसका आर में देखते हैं, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये दोनों सही है, और आर ए का व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो हमने बताया था 20 और 21 जो है वो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, दैहिक और प्राण का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में, ये कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, आप इसे तो इसको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हमने पहले भी बताया था कि हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख, ये 3 सम्मिलित हैं, लेकिन पारसियां इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, तो वह किस विशेष लाभ का हकदार होगा? तो देख लेते हैं। यह संप्रदाय, पहला ऑप्शन है, यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना का संचालन कर सकता है। बिल्कुल सही है, कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय का प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि अल्पसंख्यक से कोई प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाए। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करते हैं। तो देखिए, 15 पॉइंट कार्यक्रम का में है कि किसी भी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनसे संबंधित ये व्यवस्था की जाती है। तो आंसर सी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक कौन से आर्टिकल में
दिया है। तो देखिए जब अनुच्छेद 20 आप देखेंगे तो उसके 20 के 3 जो सब आर्टिकल है उसमें दिया गया है कि खुद के स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम चोरी के आरोप में पकड़े गए तो हमें ज़बरदस्ती ये नहीं बुलवाया जा सकता कि हाँ हम चोरी किए, मतलब खुद के अगेंस्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20(3) के तहत। चलिए आप कमेंट करके बताइए 20(1) और 2 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व विसंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है। देखिए हमने पूछा आपसे कि अनुच्छेद 20 के ए और बी में क्या है, तो वो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ है और बताइए कि अनुच्छेद 20 में क्या है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ये किसमें है? तो वही अनुच्छेद 20 में है, अभी देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इस पर हमने डिटेल चर्चा की थी। सम्यक प्रक्रिया क्या है? यह है अनुच्छेद 21 में, ध्यान रखिएगा। अर्थात कोई भी कानून जिसके तहत किसी का प्राण छीना जा रहा है वो इस चीज़ को बताया जाता है विधि के सम्यक प्रक्रिया में, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 22 से, क्योंकि वहाँ पर बताया गया कि आप जो है 24 घंटा के अंदर कोर्ट के सामने ले जाएंगे, ये वो करके बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक के बंदी बनाया जा सकता है? देखिए 3 माह तक। वैसे 1978 में इसे 2 माह कर दिया गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो आंसर हमारा 3 माह हो जाएगा। ठीक है, 3 माह बिना किसी कारण बताए 3 माह तक के उसे नज़रबंद किया जा सकता है, लेकिन 3 माह से ज़्यादा करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की गठन करनी पड़ेगी, जिसका अध्यक्ष कोई हाईकोर्ट का जस्टिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। गोलकनाथ, केशवानंदन, मिनर्वा मिल, एन गोपालन। तो देखिए सबसे पहले एन गोपालन हुआ था 1950 में, शायद हाँ 1950 में ही हुआ था। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, गोलकनाथ 2 भाई थे, 1967 में हुआ था। फिर केशवानंदन 1973 में हुआ, मिनर्वा मिल 1980 में हुआ। तो आप इस हिसाब से इसको सजा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर संसद अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। जोखिम भरे नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान में भी दिया गया है 24 में। 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय भी दिया था इसके बारे में, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी है। तो ये आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान दिया गया है, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो अधिकार के बिना कर्तव्य बेकार है, तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध को दर्शाता है? अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबंधित है, बिल्कुल सही है। अधिकार व्यक्तिगत है, समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, नहीं ये गलत है। नागरिक के व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य और विकास दोनों महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार है, देखिए दोनों अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए। लंबा वीडियो हो गया, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। मैं चाह रहा था बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में कर दिया जाए। अब ज़्यादा नहीं है, बस 2 क्वेश्चन और है, तो इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल सही है। नहीं राज्य के दावे नहीं है, बल्कि राज्य के विरुद्ध नागरिक के लिए है, तो ये गलत हो गया, पहला हमारा गलत है। दूसरा,
अधिकार वे अधिकार हैं जो कि राज्य के संविधान में समाविष्ट किए जाते हैं। ये तो सही है। एक मिनट, कुछ लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। बिल्कुल सही, ये अधिकार जो है वो नागरिक के लिए होते हैं, राज्य के विरुद्ध। ये सही है, आंसर सी। लास्ट है, सेवा का अधिकार अवधारणा प्रारंभ हुई कहाँ से? तो ग्रेट ब्रिटेन से। ये ध्यान रखिएगा, सेवा का ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब खत्म हो गया हमारा। तो ये टोटल हम लोग 124 क्वेश्चन देख लिए मौलिक अधिकार का। अब ये हमारा मौलिक अधिकार का घटना चक्र का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। आप इसे एक बार दो बार देख लीजिए, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होगा, और उसे ख़त्म करते के साथ उसके बारे में तुरंत लेक्चर जो हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वो क्वेश्चन आपको अपलोड करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और बीपीएससी स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।